औरंगजेब कैसे बादशाह बने, ये इस चैनल की पिछले वीडियो औरंगजेब भाग 1 में देखिए। आज हम औरंगजेब के 48 साल के शासनकाल के बारे में जानेंगे। औरंगजेब के 48 साल के शासनकाल को अक्सर मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह युग मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई विद्रोह से भी भरा हुआ है। बादशाह अकबर से उनके पोते बादशाह शाहजहां तक मुगल शासकों ने धार्मिक सहनशीलता से और कला के संरक्षक के रूप में काम किया था, लेकिन औरंगजेब ने इन दोनों नीतियों को उलट दिया। औरंगजेब एक बहुत ही रूढ़िवादी व्यक्ति थे और इस्लाम के कट्टरपंथी रूप का पालन करते थे। वो इतने कट्टरपंथी थे कि 1668 में संगीत और संगीत के प्रदर्शनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सिंहासन के लिए लंबे संघर्ष के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने साम्राज्य के दूर के हिस्सों पर प्रशासनिक नियंत्रण खो दिया और इसलिए अपने भाइयों को हराने के बाद औरंगजेब ने सरकार का पुनर्गठन शुरू किया। प्रांतीय गवर्नरों को साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने का आदेश दिया और स्थानीय अधिकारी जो आगरा के आदेशों की अनदेखी करने के आदी हो गए थे, उन्होंने पाया कि औरंगजेब ने उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई की। जिन वर्षों में वे सिंहासन के लिए अपने भाइयों के साथ लड़ रहे थे, तब कूच बिहार और आसाम के हिंदू शासकों ने परिस्थिति का फायदा उठाते हुए बंगाल पे आक्रमण कर दिया और कुछ सीमा से लगे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। 3 साल तक मुगल साम्राज्य ने उन पर हमला नहीं किया, लेकिन मुगल सेना ने नवंबर 1661 में कूच बिहार की राजधानी पे कब्जा कर लिया और कूच बिहार का सफाया करने के बाद आसाम पे हमला कर दिया। आसाम के अहोम साम्राज्य की राजधानी पे मार्च 1662 में कब्जा कर लिया और अहोम के राजा को संधि करने पे मजबूर कर दिया। 1664 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। शाइस्ता खान ने इस क्षेत्र पे पोर्तुगीज और अरकानी समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया और 1666 में बर्मा के सेना को चटगांव के बंदरगाह से हटा दिया। जल्द ही चटगांव मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह बन गया। उत्तरी और पश्चिमी भारत में पुराने और नए सामाजिक समूह जैसे मराठा, राजपूत, जाट, पश्तून, सिख, जिन्होंने अब तक मुगल शासन के दौरान अच्छा सैन्य अनुभव प्राप्त कर लिया था, अब विद्रोह करना शुरू कर दिया। 1669 में मथुरा के पास भरतपुर में हिंदू जाट किसानों ने विद्रोह कर दिया और भरतपुर राज्य बनाया, लेकिन जल्द ही मुगल सेना ने उन्हें हरा दिया। 1671 में शाइस्ता खान, जो कि बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए आसाम के अहोम साम्राज्य पे हमला कर दिया। मीर जुमला और शाइस्ता खान के नेतृत्व में मुगलों ने हमला किया, लेकिन अहोम सेना ने उन्हें हरा दिया। मुगलों द्वारा आसाम पे अपना साम्राज्य बढ़ाने की ये अंतिम लड़ाई थी। 1672 में धीरवान के नेतृत्व में दिल्ली के पास नारनौल में एक संप्रदाय सतनामियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन औरंगजेब के निजी हस्तक्षेप ने सतनामियों को हरा दिया और इस लड़ाई में बहुत ही कम सतनामी जिंदा बच पाए। 1672 में काबुल में खुशहाल खान खटक के नेतृत्व में पश्तूनों ने विद्रोह कर दिया। 1674 तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि औरंगजेब को व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करना पड़ा और उन्होंने अटक में अपना डेरा डाल दिया। औरंगजेब ने इस इलाके में सारी फसल नष्ट करने की नीति लागू कर दी। औरंगजेब ने पश्तून कबीलों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए रिश्वत भी दी और इसके कारण पश्तून कबीलों में आपस में अविश्वास पैदा हो गया। इसके बाद मुगल सेना के सैनिकों ने पश्तूनों का नरसंहार किया और लूटने के बाद उनके कई गांव जला दिए। इस कार्रवाई ने पश्तूनों के विद्रोह को समाप्त कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभ में सिखों के विभिन्न विद्रोही समूह ने मुगल सैनिकों के खिलाफ कई खूनी लड़ाइयां लड़ी थी। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर ने स्थानीय लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का विद्रोह किया, क्योंकि वो इसे गलत मानते थे। बादशाह औरंगजेब ने गुरु की बढ़ती लोकप्रियता को खतरा माना और 1675 में उन्हें मरवा दिया, जिसने सिखों को बहुत नाराज कर दिया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह के खालसा के गठन से सिख संघ और बाद में सिख साम्राज्य की स्थापना हुई। वहीं 1675 में महाराजा छत्रसाल, जो बुंदेला राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और पन्ना के महाराजा बनके बुंदेलखंड में अपने राज्य की स्थापना की। 1679 में मारवाड़ के सेनापति दुर्गादास राठौर की कमान में राठौर राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। जब औरंगजेब ने मारवाड़ के राजा की मृत्यु के बाद महाराजा के नवजात बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने की अनुमति नहीं दी और जोधपुर की सीधे कमान संभाल ली। इस घटना ने औरंगजेब के अधीन हिंदू राजपूत शासकों के बीच अशांति पैदा कर दी और मेवाड़ और मारवाड़ ने विद्रोह कर दिया।
इस विद्रोह के बीच औरंगजेब के बड़े बेटे सुल्तान मोहम्मद अकबर ने भी विद्रोह कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने अकबर को दक्कन भागने पर मजबूर कर दिया। मराठाओं के राजा छत्रपति संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र सुल्तान मोहम्मद अकबर को आश्रय दिया, जिससे औरंगजेब बहुत नाराज हुए। सितंबर 1681 में मेवाड़ और मारवाड़ के शाही घराने के साथ अपना विवाद सुलझाने के बाद औरंगजेब ने युवा मराठा साम्राज्य को जीतने के लिए दक्कन की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वो जल्द ही औरंगाबाद पहुंचे, जो दक्कन में मुगल की छावनी थी, और इसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस क्षेत्र में मुगल सेना की संख्या लगभग 5 लाख के करीब थी। मुगल सेना के सामने मराठा सैनिक भी अच्छी तरह डटे रहे और 5 वर्ष तक मराठी सैनिकों ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी। अप्रैल 1685 में औरंगजेब ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने दक्षिण में गोलकुंडा और बीजापुर के मुस्लिम राज्यों में अभियान चलाकर दक्षिण में अपनी सत्ता मजबूत करने की योजना बनाई। ये दोनों मुस्लिम राज्य मराठा साम्राज्य के सहयोगी थे और औरंगजेब का इन राज्यों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। औरंगजेब ने इन दोनों राज्यों के साथ अपनी संधि तोड़ दी और उन पे हमला कर दिया। सितंबर 1686 तक उन्होंने दोनों राज्य पे कब्जा कर लिया। बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के बाद औरंगजेब ने अपना ध्यान फिर मराठाओं की ओर लगाया, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली। जनवरी 1688 में छत्रपति संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया और यातना देने के बाद मार डाला। औरंगजेब को 1689 में मराठाओं का अंत साफ दिख रहा था, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। संभाजी की मृत्यु ने मराठा सेना की स्वराज्य की भावना को फिर जगा दिया, जिससे औरंगजेब का जीतना असंभव हो गया। 10 साल के प्रयास के बाद 1701 में मुगल शिविर में हार के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनके करीबी असद खान ने औरंगजेब को युद्ध समाप्त करके वापस दिल्ली जाने की सलाह दी। औरंगजेब ने इस अभियान में पहले ही एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। निरंतर विद्रोह और मराठा के खिलाफ युद्ध ने साम्राज्य को दिवालियापन के कगार पर पहुंचा दिया था और 175 साल पुराने मुगल शासन बहुत कमजोर हो गया था। 24 साल के निरंतर युद्ध के बाद धीरे धीरे औरंगजेब को ये समझ आने लगा था कि वे मराठा साम्राज्य का सफाया नहीं कर पाएंगे। इस समय तक मराठाओं ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया था। 1705 के अंत तक मराठाओं ने मध्य भारत और गुजरात में मुगल छावनियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। मराठाओं ने मालवा में मुगल की एक बड़ी सेना को भी हरा दिया। 1706 में मुगलों ने मराठा साम्राज्य से पीछे हटना शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने अब मराठाओं को हराने की सारी उम्मीदें छोड़ दी और बुरहानपुर वापस जाने की योजना बनाने लगे। मराठाओं ने उनकी पीछे हटती सेना पे हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया, लेकिन औरंगजेब जुल्फिकार खान की मदद से बुरहानपुर पहुंचने में सफल रहे। फरवरी 1707 में बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कई भारतीय इतिहासकार उनकी मृत्यु को मध्यकालीन भारत इतिहास का अंत और आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और भारत में मराठा और यूरोपियन शक्तियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।